मेरा उनसे शीश झुकाकर विनम्र अनुरोध है कि आप लोगों के कहने पर समाज चलता है और समाज चलता है, और आप लोग जब अपनी बात रखते हैं तो बात वोट में तब्दील होगी। ये राजनीति की बात है, ये वोट से राजनीति चलती है, भीड़ से नहीं चलती। जब भीड़ का वोट जब कन्वर्ट होगा, आज समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह एक लिंक पर पड़ेगा, तो तुम्हारा आपसे अनुरोध है अनुरोध है आपसे कि मैं चाहता हूं कि नौजवान साथी हजारों की संख्या में खड़े हैं। आप चाहते हैं कि भाई इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस देश के प्रधानमंत्री बने। हमारा भाई की टक्कर इस देश के प्रधानमंत्री से है। एक एक सवाल सदन में आप देखते हैं कि भाई एक एक मुद्दा आप लोगों का सदन में भागते हैं। अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट के रूप में ताकत दो, एक एक वोट को जोड़ो, गली मोहल्लों में ऐलान कर दो कि एक हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद सभी के लिए लड़ाई लड़ता है। जिस भाई ने हमारे लिए हुजूम का जीवन तो महान बन जाएगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और जो आप जानते हैं 4 बार हुकूमत आपने देखी है, उसमें जब ऐसे नियम से बड़े साथियों का मान सम्मान करेंगे, जय भीम करेंगे, नमस्कार करेंगे, जो भी अभिवादन को स्वीकार करते हैं वो करेंगे, लेकिन हर सूरत में हमें अपनी पार्टी के लिए वोट को कन्वर्ट करना है। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं सूफी सलमान साहब जो नबी साहब दरगाह के प्रबंधक हैं, सूफी सलमान साहब जो नबी साहब दरगाह के प्रबंधक हैं, मेरा उनसे अनुरोध तो जो यूएस की गद्दी पर बैठे बाबा जी और दिल्ली की गद्दी पर बैठे वापस भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, माननीय बिलाल सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जिंदाल जी, सम्मानित साथियों, मैं संचार करते हुए आगे वक्ताओं की कड़ी में बुलाना चाहूंगा जिला मथुरा के जिलाध्यक्ष भाई संगठन सेठी जी आए और अपनी बात रखें। संगठन सेठी जी। इस देश में जन्मे संतों और महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए आज के प्रोग्राम के सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित साथियों, हमारे बीच में मुस्लिम समाज के गद्दावर नेता भाई आबिद उस्मानी जी के पिताजी सेठी जी अपनी बात आगे करें। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार चक्रवर्ती पूर्व एमएलसी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं,
जनता काम करे। आम जनता से अनुरोध है, आप लोग शांति व्यवस्था बनाकर कार्यक्रम को संचालन करने में सहयोग करें। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश के संगठन मंत्री और मंडल के प्रभारी आदरणीय श्याम प्रकाश बोधी जी से विक्की आजाद जी जो मंडल प्रभारी हैं, अनिल गर्दन जी जो मंडल प्रभारी हैं, मुकेश ठेकेदार जी जो मंडल प्रभारी हैं, राजेंद्र सिंह, शशांक जी और उनके अरे भैया बीच में हटो, बीच में थे। और भीम आर्मी के मंडल संयोजक सिद्धार्थ जी, आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे भाईचारा कमेटी को देख रहे हैं, भाईचारा कमेटी को देख रहे मंडल प्रभारी उत्तर प्रदेश को कमेटी के सम्मानित सदस्य मोहम्मद राजीव अंसारी जी स्वागत करें। हमारे केंद्रीय कमेटी भीम नगरी जो आगरा में पिछले 30 साल से आयोजित होती रही है, जिसका उत्तर भारत में बड़ा सम्मान है, जिस केंद्रीय भीम नगरी में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी का बुके भेंट करके सम्मान करें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आगरा के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सक्सेरिया जी जो 1958 से लेकर लगातार आज तक आगरा में जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सक्सेरिया। हाथों से जिस बुद्ध विहार की स्थापना की गई बुद्ध विहार चक्की पाठ पर, तो बुद्ध विहार चक्की पाठ प्रबंध समिति के महामंत्री सम्मान करें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। इसी प्रकार भाई जैसे खड़े वैसे खड़े रहो, बस जैसे खड़े वैसे खड़े रहो। मैं अनुरोध कर रहा हूं मथुरा की टीम से, मथुरा के हमारे काम को देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष संगठन सेठी जी और इनके साथी योगेश कुमार जी और गुजर जी, योगेश कुमार जी, डॉक्टर श्याम जी, इनकी टीम कृपया माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। फिरोजाबाद से हमारे साथी नरेंद्र बंटी जी, गुंजर, मोहम्मद अरुण प्रकाश, फिरोजाबाद की तरफ से मीडिया वाले भैया यार, हम तो हटाने खड़े मीडिया वाले भैया अध्यक्ष जी का स्वागत कर रही है। हाँ मीडिया आए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। फिरोजाबाद के साथी आए और हमारे महिला मोर्चा की तरफ से बहन सुधा जी और पूरी टीम उनकी आई हुई है। इनके 5 स्कूल हैं, इनका पूरा स्टाफ, हमारी बहनें, सभी लोग महिलाओं की तरफ से भी स्वागत कर रहे हैं। के सामने से ये भीड़ मत लगाओ। कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और केंद्रीय भीम नगरी रतन जी, सुशील भंडारी जी कृपया आए।
माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। रविंद्र पारिक जी जो हमारे आगरा के मंडल प्रभारी हैं। रविंद्र पारिक जी के साथ जो उनके 2-3 लोग और हैं, विष्णु जी और पवन जी, कृपया आप लोग आए सम्मान करें। रविंद्र पारिक वाल्मीकि हमारे मंडल प्रभारी पवन वाल्मीकि, कृपया आप लोग आए माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अरे सामने से हटिया मौलाना साहब, सामने तो थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है वो स्थान पर बैठे भगवान मूर्ति बैठ करके सम्मान करें। सभी लोग बैठ जाएं, आगे से सभी लोग हट जाएं। जो नीली पट्टी पहन के ऊपर आ गए हैं वो लोग स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। सभी लोग हट जाएं। युवा मोर्चा की टीम ताजमहल का एक बड़ा आकर्षण सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। यासी बैठो ना, खड़े क्यों? सौरभ जी खड़े मत हो। सभी लोग सामने से हटे। स्वागत कार्यक्रम समाप्त है। स्वागत कार्यक्रम समाप्त। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। यार साइड में हो जाने का, थोड़ा पीछे पीछे। अरे भाई थोड़ा पीछे हो जा। मथुरा से शिक्षक संघ के सतीश मास्टर ज्ञान प्रकाश जी, आप सभी लोगों से अब स्वागत कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे और जो सूची इस देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष से हम गरीब लोगों को शासन में पहुँचने के लिए वोट डालने का अवसर मिला। एक मिनट वोट के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर मिला। पार्टी को चलाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग की आवश्यकता होती है। तो आगरा के साथियों ने हमारे आगरा के साथियों ने मिलकर 3 लाख रुपए की व्यवस्था की है, जिसमें बलवीर सिंह जी, शानू भाई, अर्जुन दिवाकर जी और संता दीदी और प्रदीप सिंह पिपल, जावेद कुरैशी जी ने 25,000 का, अब्दुल ठाकुर जी ने 25,000 का, शानू जी ने 20,000 का, अर्जुन दिवाकर जी ने 25,000 का और संता दीदी जी ने 25,000 का और प्रदीप जी ने 80,000 रुपए का। जो मनोवादी ताकतें हैं वो अपनी पार्टी बनाकर हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने लोगों को सावधान करते हुए अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी में एमएलए एमपी बना, हमें अपने गरीब कमजोर लोगों को हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिलाना है और इस देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिलाना है। इस मंच से आपका सम्मान करता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। चौधरी सरपाल सिंह जी कृपया मंच पर आगे। क्या
हो गया। चलो आया भी ले लो। सम्मानित साथियों, मैं अपनी जनाब तक सतपाल सिंह जी से वह कर रहे हैं। राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई के सनातन और इसके प्रबुद्ध लोगों के जरिए हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पैगाम और जिस विचारधारा को माननीय काशीराम साहब से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बनाकर हम सत्ता में पहुंचने का काम करेंगे। तो इन सब चीजों को मैंने जनता के माध्यम से और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव शहर शहर ले जाने का काम करें। इसलिए ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हर जगह आयोजित किया जा रहा है। मैं इसकी यहाँ पर विचार आपके सामने रखे। देखिए, हमारे यहाँ की लीगल सेल ने माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया है और हमारे यहाँ पे जो आगरा में भीम युवा व्यापार मंडल है, इसकी 4 टीमें हैं। तो ये 4 टीमों के अध्यक्ष और संरक्षक यहाँ आए हुए हैं। प्रदीप पिपल जी से मैं अनुरोध करूँगा। उसके बाद हमारे सुदर्शन यादव जी से मैं अनुरोध करूँगा तो अपना गीत के माध्यम से एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और इनके बाद आज के मुख्य अतिथि जी अपनी बात को रखेंगे। हमारे आगरा की उम्र होने के कारण भी ये बहुत प्रभावित है और भाई का हमारे बीच में सुदर्शन यादव जी अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सुदर्शन भैया मैं इस आगरा की धरती से कार्यक्रम उसके बाद आपको बोलते राजस्थान से बड़े भाई प्रोफेसर आजाद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेकिन बहुजन समाज के हैं, इसलिए आपकी भावना है कि पार्टी आगरा में भी मजबूत हो। आपने अंदर पधार कर अपने विचार रखे, अपनी गीत की। हमारा समाज बहुत चिंतित था, परेशान रहा कि कैसे किया जाए, क्या किया। तो बाबा साहब ने इसकी शुरुआत की आरपीआई पार्टी बनाकर। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद कांग्रेस के लोगों ने आरपीआई पार्टी को 1972 में खत्म कर दिया। उसके बाद हमारा कोई नेता पार्टी की उनकी रीढ़ की हड्डी, उनके नाम सब पर चोट करने का काम किया। इतना ही नहीं, नेता के ऊपर फायर किया, गोली चलाई, मारने की कोशिश की। जवाब करना चाहिए तो वह गोली इस देश के गरीबों की, इस देश के मुस्लिम भाइयों की, इस देश के दलित भाइयों की प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। देश के प्रिय नेता जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं, हमारे लिए दिन रात भागते दौड़ते हैं और पुलिस की लड़ाई लड़े, उस नेता का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसी अपील के साथ अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी से अनुरोध कर रहा हूँ तो वे आए और अपने ठहराव आपके बीच में रखें। भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, भीम जी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नमन इसलिए करता हूँ कि जब इतिहास को पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो
तो ये एहसास होता है कि अगर वो महापुरुष ना होते तो शायद आज भी हम जानवरों से पूरी जिंदगी का जीवन दिलवाने का जो प्रयास संविधान के समर्थक हुआ है, मैं उन तमाम महापुरुषों को आगरा की क्रांति धरा से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास, गुरु नानक देव, हनुमान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, गुरु कबीर, नारायण गुरु, उनके साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले के जीवन पे बनी मूवी देखी नहीं देखी बताओ? देख के कुछ समझ आया नहीं? आज कौन था वो जो चाहता था कि आप पढ़ ना पाए? कौन था जो चाहता था कि आप मुख्य धारा में ना पाए? और कौन था जो चाहता था कि आप जानवरों के जिंदगी से निकल के और इंसानों की जिंदगी प्राप्त करें? प्यारे साथियों, मैं इस क्रांति धरा से एक बार पुनः राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले और सम्राट अशोक को बहुत बहुत नमन करता हूं। प्यारे साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जन्मदाता थे, जिन्होंने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की कमजोर वर्गों के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो नारियों के मुक्तिदाता थे, गरीबों के भाग्य विधाता थे, जिन्होंने संविधान लिखकर आपको, मुझे और मुझ जैसे करोड़ों लोगों को, इस देश की तमाम जातियों की महिलाओं को मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसने दिलाया? ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग नमन करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, चौधरी महाराज सिंह भारती को, महामना राम सिंह वर्मा को, संत राम पीए प्रजापति जी को, परमानंद लोधी जी को, मां फातिमा शेख को, मां मंतिका बाई लोधी को, मां झलकारी बाई को, तमाम वो वीरांगनाएं जिनका योगदान रहा है, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आगरा से मेरा प्यार भी बहुत गहरा है। क्योंकि ये वो धरती है जहां बाबा साहब अंबेडकर के आंसू गिरे हैं। इस धरती पर कर्ज है और हम उनकी असली औलादे हैं। हम कर्ज उतारना जानते हैं। मैं आगरा के साथियों का, जिन्होंने समय समय पे इतिहास लिख के आगरा की शक्ति को बताने का काम किया है, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने संगठन के लोग आज यहाँ अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आए हों, चाहे वो हमारा भीम नगरी का कार्यक्रम हो, चाहे हमारी महिला मोर्चे की जो यहाँ संगठन चलते हैं महिला विकास के लिए, चाहे उनके हमारे नेता कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे व्यापार मंडल के साथी हो, चाहे हमारे लीगल सेल के साथी हो, चाहे हमारे अनुशासन समिति के साथी हो या हमारे भाईचारा कमेटी के साथी। मैं इस मंडल के सभी मंडल के, जिले के, विधानसभा के और गांव में अंतिम वो व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा पकड़ के घूम रहा है, उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्यारे साथियों, आगरा, और जब मैंने कहा कि आगरा से मेरा प्यार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बुद्ध विहार जो चक्की पाट में बना था,
हाथ से जो है उसका उद्घाटन करने का काम किया था, वो हमारी धरोहर दी गई है और यही बाबा साहब की अस्थियां भी रखी गई है। ये आगरा ऐसे क्रांति धरा नहीं बना, कई बार खूनी संघर्ष में भी आगरा ने अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम किया है। ये आगरा, इसको देश जानता है। मैं अपनी पार्टी के जो सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेतागण भाई अमित कसाना जी, भाई सतपाल चौधरी जी जो मेरे साथ चल के आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं और मैं अपने भीम आर्मी के बहादुर भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब उनको अगर वो मेरी बात पे मजबूती से पहरा दे दें तो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि फिर उनके खिलाफ कोई अन्याय या गरीबों के खिलाफ कोई अन्याय यहां नहीं हो पाएगा। सम्मानित साथियों, मैं चाहता था कि इस बात को मैं सबसे बाद में रखूं, लेकिन अधिकारियों के साथ किया है। मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी पर अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा। मेरी बात अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में ये किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। हम भी यही रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। मेरी बात को याद रखना। अगर आपके शहीदों ने डेपुटेशन पे कहीं भेज दिया तो वहीं से खींच कर यहाँ आगरा लेके आएंगे। मुझसे बड़ा पुलिस का समर्थक आपको कोई नहीं मिलेगा। आजादी के 75 साल में अगर पार्लियामेंट में पुलिस के भाइयों को भी न्याय मिले, 8 घंटे की ड्यूटी उनको अन्य कर्मचारियों की तरह करने का मौका मिले, सप्ताह में उन्हें एक दिन छुट्टी मिले, उनकी बोनस स्कीम खत्म की जाए, उनकी वेतन विसंख्या दूर की जाए, ये मामला भी अगर पार्लियामेंट में किसी ने उठाने का काम किया तो आपके चंद्रशेखर आजाद ने, आप अच्छा करोगे तो सर माथे रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे और अगर आप अन्याय करोगे तो अन्याय करने वाले अपराधी के साथ जिस तरह का सलूक होता है उसी तरह का सलूक आपके साथ होगा। इस बात को आप याद रखना। सम्मानित साथियों, प्यारे भाइयों, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है जहां दूसरी पार्टियां एक जाति को प्रबुद्ध बता के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम करती है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो समता समानता की बात कही गई है उस समता समानता को नीचे दिखाने का काम करती है। ये बताने का काम करती है कि देश में एक ही जाति एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है। मैं आज ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला इस 75 साल में, हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम न किया हो और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं। ये भी किससे छिपावा नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है, एक पोस्ट पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था, जो मान्यवर रहबर मान्यवर काशीराम साहब का भी सपना था कि इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूँ, आगरा का कर्ज लेके कहता हूँ, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूँ कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यक्ति
प्रधानमंत्री भी बनेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि देश में लोकशाही है। लोकशाही लोकतंत्र का मतलब होता है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यही लोकशाही का वो पैमाना है। और वो एक नारा ये है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। नारा ये है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप और कहीं मत जाओ। हम आगरा पे बात आज करेंगे, आगरा मंडल पे बात करेंगे, आगरा जिले पे आप आज बात करेंगे। यहाँ हमारे पास व्यापारी भी है, यहाँ हमारे पास शिक्षक भी है, यहाँ हमारे पास डॉक्टर भी है, यहाँ हमारे पास इंजीनियर भी है, यहाँ हमारे पास वकील भी है, यहाँ हमारे पास जज भी है। सब कुछ होते हुए भी बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज आप देखो किस तरह आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है। डकैती पड़ रही है आपकी नौकरियों पे, आपके रोजगारों पे, आपके बिजनेस पे, आपके साथ जुल्म जाके अन्याय हो रहा है। आज एक बहुत बड़े सज्जन उम्र में मेरे पास आए, मेरी तस्वीर लेके आए, मेरे सर पे हाथ रखा और एक बहुत बड़ी बात मुझसे कही और ये कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आगरा इसलिए भी आया हूं कि मैं आगरा के लोगों को पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गलत किया है आगरा के लोगों? मैंने वही काम किया जो माननीय साहब काशीराम ने किया। मैंने उनके अलावा कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो ये नारा दिया कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और उन्होंने दल बनाया, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने आरपीआई बनाई। जब आरपीआई बन गई उससे पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को छोड़कर चले गए। आरपीआई बन गई, माननीय काशीराम साहब आरपीआई के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो क्लास वन के अधिकारी थे, डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं कराई, सारी संपत्ति को त्याग दिया और भूखे प्यासे समाज को समझाने निकल गए। जब वो समाज को समझा रहे थे तो समाज कांग्रेस को वोट देता था, अन्य पार्टियों को वोट देता था। जब काशीराम समझाने जाते थे मान्यवर तो हमारे लोग ये कहते थे कि काशीराम आ गए हैं और हमें शासक बनाने की, हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तो नौकरी छोड़ दी है और हमारे बच्चों के नौकरी के रास्ते भी बंद करना चाहते थे। साहब ने घर घर जाकर समझाया, अपमान भी सहा, तिरस्कार भी सहा, आरोप भी सहे। यही दूसरी पार्टियों में लोग उनको सीआईए का एजेंट कहते थे। तमाम परेशानियां उठाने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और जब आरपीआई ने मौका नहीं दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया, समाज की जड़ें पैदा की, घर घर जाकर लोगों को जगाया, गिरे पड़े समाज में नेता बनाने का काम किया। और आज उनकी बदौलत उनसे सीख लेके मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग तैयार होके पिछले आंदोलन में आहुति देना चाहते थे, उसी आंदोलन को कामयाब करना चाहते थे, उसी आंदोलन को दिल्ली ले जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए तो समाज की रक्षा के लिए और महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए और जुल्म जाति को रोकने के लिए हमने भी संगठन बनाया, समाज की सेवा की, चेहरे काटी, लाठियां काटी, लाठियां खाई, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तमाम तरह के जुल्म किए, इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोली चलाई गई। आप सबके सहयोग आशीर्वाद से और महापुरुषों के आशीर्वाद से गोली से भी बच गया। फिर संघर्ष करता रहा, जान की परवाह नहीं की, साथियों ने मदद की, एक पैसा जुटाया, नगीना में चुनाव लड़के आज के आवाज को बुलंद करने का काम किया, पार्लियामेंट में आपकी आवाज को उठाने का काम किया। जब माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए आरपीआई
तमाम तरह के आरोप लगाए, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए आजाद समाज पार्टी के रूप के नाम पर दल बना के आपकी शक्ति बनाने का काम किया। और आप ये बताओ, जब व्यापारी भाइयों ने मुझे एक डिमांड भेजी कि भैया टैक्स में छूट होनी चाहिए, तो बताओ आगरा के साथियों, मैंने उस आवाज को उठाने का काम किया या नहीं किया, और आपकी मदद कराने का काम किया नहीं किया। सामान्य मेरे भाइयों कह रहा हूं, अभी तो एक आदमी आपका पार्लियामेंट में गया है। अगर आप ताकत बना दोगे आने वाले समय में, तो आगरा के जो जूता व्यापारी हमारे भाई हैं, इनकी एक एक डिमांड को एक ही दिन के अंदर पूरा कराने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास है। प्यारे भाइयों, जब यहाँ पर बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए रेलवे ने नोटिस दे दिया, आप ये बताओ पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठा के वो बुद्ध विहार रुकवाने का काम किया नहीं किया, आप लोग मुझे बताओ। और मैंने मंत्री जी से पहले कहा कि आप अभी आगरा को जानते नहीं हो, मैं आगरा को जानता हूं। आगरा के लोगों का जब दिमाग खराब होता है तो आगरा से दिल्ली दूर नहीं है। प्यारे साथियों, याद है ना बाबा साहब ने क्या कहा था? 18 मार्च 1956 को इसी आगरा की धरती पर उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं इस समाज को, इस कारवा को जहां तक पहुंचाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया हूं। और अपने बच्चों से अनुरोध करके कहा कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चे। आज आप बताओ, कारवा आगे गया है या पीछे हटा? ईमानदार से बताओ। नहीं, मैं समझता हूं कि आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि कारवा आगे इसलिए नहीं गया कि आज भी जाति धर्म के आधार पर जुर्म जाति अन्याय अत्याचार जारी है, और आज भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। आज भी हमारी बहनों का अपमान होता है। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मुझे मथुरा आना पड़ा था। क्यों आना पड़ा था मथुरा? पता है नहीं पता है? लेकिन मैं उस परिवार का भी धन्यवाद दूंगा जिसने मेरी बात को मानकर उन दोनों बच्चों को जो है सम्मान का जीवन दिलाने का काम किया। इसके लिए भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूं, माननीय काशीराम साहब को धन्यवाद कि उन्होंने उनके संघर्ष से, उनके रास्ते पे चल के आज समाज में ये प्यार विश्वास तो पैदा हो गया है कि जो बात हमारा भाई कह रहा है हमें उसको मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जगह छोटी है और लोग ज्यादा है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपके संघर्ष, आपकी ताकत को भी जानता हूं। अगले 30-40 मिनट इसी तरह से डटे रहिए कि लोगों को ये पता लग जाए कि अब समय बदलने वाला है, अब गरीबों के घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, अब समय बदलने वाला है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने और कुछ भी कहा था जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बीमार रहता हूं, जहां तक लोगों को जगाना चाहता था ग्रामीण क्षेत्रों तक जगा नहीं पाया हूं। मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी ऐसा नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैं समाज से अपील करता हूं कि समाज आगे निकल के आए और इस आंदोलन को चलाए। तो काशीराम साहब क्या कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को नहीं रुकने देते। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, क्या और लोगों की तरह मैं किसी दूसरे दल में जाके एमपी एमएलए नहीं बन सकता था? क्या बताओ ईमानदार से? बन सकता था, नहीं बन सकता था? लेकिन क्या मैं वहां बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता था क्या भाई? आज तो हर कोई बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगाता है। लगाता नहीं लगाता है? क्यों लगाता है पता है आपको? इसलिए लगाता है कि बाबा साहब के चाहने वाले ज्यादा हैं और आज ये बात घर घर तक पहुंच रही है, इसलिए बड़े बड़े फोटो लगाते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब के विचारों पे भी चलते हैं क्या? अगर बाबा साहब के विचारों पे चलते तो महापुरुषों के नाम पे बने जिलों का नाम क्यों बदलते? आप अपने मन से सोच के
बच्चे देखो आगरा के मेरे साथियों जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन पे किस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों का गला काटने का काम किया, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। सम्मानित साथियों, हम तो भाईचारा बनाने निकले और आप मेरी इस बात पे गौर करना, इस बार जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आई थी, उस जयंती पे छुट्टी कराने के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष करने का काम किसने किया बताओ? किसी और ने किया? अगर अकेला चंद्रशेखर इतनी लड़ाई लड़ सकता है, तो अगर 10-20 चंद्रशेखर पार्लियामेंट में चले गए तो फिर सोचना क्या होगा। मेरी बात को आइए मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। मुस्लिम समाज के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, गरीब की ठेली वाले को किस तरह पीटने का काम किया, वो किसी छिपा नहीं। और कल अलीगढ़ में क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, बताओ मैं भी अन्याय पर चुप हो जाऊं क्या? बताओ तो आप बताओ, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कोर्ट सजा देगा, उसको पुलिस सजा दे, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। क्या भीड़ के हाथ में उसको मारने के लिए छोड़ देना चाहिए? अभी तो आरोप भी तय नहीं हुए, पिछले कितने ऐसे आरोप लगे हैं और बाद में कोर्ट ने उस पूरे आरोप को गलत साबित करके उनको बाइज्जत बरी करने का काम किया है। वो बच्चे अपनी पर्ची दिखा रहे थे। ये जो बड़े बड़े मीट के कारोबारी हैं, आप ये फैक्ट्रियां पता करो कि ये मुसलमानों की है, दलितों की है, पिछड़ों की, आदिवासियों की है या सो कोड अपर कास्ट के लोगों की, ये सारी मीट की फैक्ट्रियां है जहां दर जो है मीट का काम आगे बढ़ रहा है। उन बच्चों को किस तरह मारने का काम किया और ये मारपीट पुलिस की जानकारी में, पुलिस की सुरक्षा में हुई। जब रक्षक अपना काम छोड़ देगा तो फिर खाल उतरनी तो लाजमी है। आज बारातें रोकी जा रही हैं, आज आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। किसान भाइयों को कहा गया कि आपकी आमदनी दुगना कर देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, यूरिया में जो वजन होता था वो कम कर दिया, पैसे बढ़ा दिए, डीएपी में पैसे बढ़ा दिए और तमाम जगह लाइन लगती है। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में किसान परेशान होता है और उनसे कहा गया बिजली के दाम कम करेंगे, कोई दाम कम नहीं करे, बिजली का बिल माफ करेंगे, कोई बिजली का बिल माफ नहीं किया और किसान परेशान है और सुसाइड कर रहा है और किसानों के हित बताने वाली सरकार चैन से पढ़ के सो रही है। नौजवानों से वादा किया कि आपको रोजगार देंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको तरक्की देंगे, लेकिन आप ये बताओ उत्तर प्रदेश में कोई एक भर्ती ऐसी बताओ जिसमें घोटाला ना हुआ। भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है। भर्ती बाद में आती है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक जहां नहीं होता वहां नकल होती है और नकल से भी बच जाए तो फिर आरक्षण घोटाले होते हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए हैं कि 20,000 बाल प्रजापति, कश्यप, बघेल, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, गुर्जर, कुर्मी, यादव, जाट, तमाम पिछड़े वर्ग के बच्चों के नौकरी को लूटने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्यारे भाइयों, बहनें सुरक्षित नहीं है। अखबार पढ़ के देखो, आज इस मंच पे बहुत सारी बहनें बैठी हैं। एक बार जरा सामने चढ़ जाओ, आज इस मंच पे इतनी सारी बहनें बैठी हैं। एक बार मैं बहनों से कहूंगा जरा हाथ ऊपर एक बार खड़ा कर ले। ईमानदार से बताओ कि आज महिलाएं बहनें सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? आज बहनें सुरक्षित नहीं है। अखबार पढ़ लो, रोज किसी बेटी का रेप हत्या होती है, किसी को मार के लटकाया जाता है। आप ये बताओ, देखा बलिया में शर्म से सर झुक गया, एक बहन को खुले में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, परसों पीड़ा हुई, खड़े खड़े उसको जो है उसकी डिलीवरी हुई, दूसरी महिला उस बच्चे को खून में लथपथ बच्चे को लेके बैठी है। ये व्यवस्था दी है इस सरकार ने इस गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के
के संकल्प को लेकर मैं आज आपके बीच आया हूं कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। अब ज्यादा दिन नहीं देने हैं। 2012 से और 2027 तक 15 साल बैठते हैं। 15 साल में जिन वर्गों पे सत्ता नहीं होती, ना उनको नौकरी मिलती है, ना रोजगार मिलता है, ना अधिकार मिलते हैं, ना जुल्म जाति उन पर रुकती है। काशीराम साहब कहा करते थे, जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म होता है। जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। आज आप महसूस करके देखो कि क्या हो रहा है। तमाम निजीकरण हो रहा है। सारी सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। सोची समझी साजिश के थ्रू सब कुछ हो रहा है। आप महसूस करके देखो, सरकारी नौकरी मिलती थी तो परिवार सुरक्षित हो जाता है। आगे सरकारी नौकरी नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? मेरे वाल्मीकि समाज के भाई तख्तियां उठा के दिखा रहे हैं। आज मजबूरी में 7,000 रुपए, 9,000 रुपए, 11,000 रुपए, 15,000 रुपए काम लेते हैं। पहले 500 दिन कच्चा रखते हैं, 500 दिन काम करने के बाद संविदा पे लाते हैं और 5-7 साल बाद संघर्ष करा के अगर वो जिंदा बच जाए उन्हीं को पक्का करते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है निजीकरण के नाम पे, संविदा के नाम पे, ठेकेदारी के नाम पे, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूँ कि सारे संविदा कर्मी भाइयों को पक्का करने का काम करेंगे। और आपके लिए इस कच्ची नौकरी को जो सफाई कर्मचारी काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग करते हैं, बैकवर्ड के लोग करते हैं, इस सफाई कर्मचारी की नौकरी को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि आप भी इस काम को छोड़ के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग करते हैं, छोड़ो। आप ये उनको दे दो जो बहुत शुद्ध बनते हैं देश में, ये काम उनको दे दो, वो करें। आप लोग डॉक्टर बनो, आप लोग इंजीनियर बनो, आप लोग वकील बनो, आप लोग जज बनो, आप लोग IAS, IPS बन के, विधायक, सांसद बन के देश की पॉलिसी को चलाने का काम करो और देश के गरीबों को न्याय दिलाने का काम करो। मुस्लिम समाज के भाई बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं पता है कि जब सत्ता नहीं होती क्या होता है? देखो, बिजली के दाम कौन तय करता है? पेट्रोल डीजल के दाम कौन तय करता है? अच्छे स्कूल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? एम्स कहाँ बनेगा कौन तय करता है? मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा कौन तय करता है? यूनिवर्सिटियां कहाँ बनेगी कौन तय करता है? किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ लेगा कौन तय करता है? किसको टैक्स लगाना है, किसको छूट देनी है कौन तय करता है? जब सब कुछ सरकार करती है तो आप ये समझो कि पिछले 15 साल से 27 में आप लोग सत्ता से बाहर हो तो फिर जुल्म जाती नहीं होगी तो आपके साथ क्या है? आज मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, आगरा के मेरे भाइयों, व्यापार मंडल के साथियों, भीम नगरी के साथियों, तमाम संगठनों के साथियों, पूरा मुस्लिम समाज आपकी तरफ देख रहा है कि अगर ये शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड के लोग चंद्रशेखर के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाए तो हम बाकी दलों को लात मार के चंद्रशेखर आजाद के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। ये बात आज सबके मन में है। आप कहीं जाकर पूछो, जिन पार्टियों को वोट देते थे, था क्या इन पार्टी को वोट देते थे? और उन पार्टियों से उत्तर प्रदेश की सत्ता भी नहीं हटाई जा सकती। सत्ता तब हटेगी जब शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और मुस्लिम इकट्ठा होगा। खाली एक जाति के वोट से नहीं हट सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अब आपको बूथ का संगठन बनाना है, सेक्टर का संगठन बनाना है, घर घर जाके व्यवहार पैदा करके भाईचारा कमेटियां बनानी है, बहनों को जागरूक करके, बहनों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके आने वाले कल को बताकर आपको उनको तैयार करना है। पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ ले जाना है, संघर्ष करने वाले बच्चों को रोजगार की तरफ ले जाना है। जिनपे घर नहीं है उनको पक्का मकान, और जमीन भी नहीं है तो जमीन और पक्का मकान बनाकर देने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3 चीजें हम लोग प्रमुखता से करेंगे। पहली, समान शिक्षा पॉलिसी लागू करेंगे कि राष्ट्रपति या हो
मजदूर किसान की संतान सबको शिक्षा एक समान, एक ही क्लास होगी, एक ही सिलेबस होगा, एक ही टीचर होगा। किसान का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा और विधायक का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, जिलाधिकारी का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, एसएसपी का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। तब आप देखना ये जो प्राइवेट स्कूलों में जेब कटाई हो रही है ये बंद हो जाएगी। दूसरा, समान हेल्थ पॉलिसी लागू करेंगे। इलाज की कमी के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन संकल्प कर लिया कि किसी के पिता को बचाने के लिए जो भी जान लगानी पड़ेगी वो जान लगाने का काम करूंगा। सड़कों पर संघर्ष किया, आवाज उठाने का काम किया, तमाम लड़ाइयों में काम किया। फिर बाद में समझ आया कि बिना सत्ता के पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जिनको ये पॉलिसी बनानी है उन्हीं के तो स्कूल हैं, नेताओं के तो स्कूल हैं, नेताओं के तो कॉलेज हैं, नेताओं के तो हॉस्पिटल हैं, तो वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? इसलिए उस दिन समझ में आया कि सत्ता बनानी पड़ेगी। It is the master key by which can you open and each every door of your success. कि आप अपनी सारी परेशानियों के रास्ते खोल सकते हैं, दरवाजे खोल सकते हैं अगर सत्ता आपके पास है। फिर सड़कों पर निकल गए, धूल फाकी, जुल्म जाति सही, अन्याय में लड़ते रहे। और आज मैं धन्यवाद दूंगा नगीना के साथियों का। आप भी दोनों हाथ उठा के धन्यवाद दो नगीना का कि नगीना के लोगों ने बीटीएमसी एक्ट जो है, जो बोध गया पे अवैध कब्जा किया गया है, उसके विरोध में 29 तारीख को रैली है जहां सब लोग चैन से बढ़ के सो रहे हैं। इस हक की लड़ाई को लड़ने का काम भी आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी कर रही है। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि ये सच है कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरी मां मुख्यमंत्री नहीं थी और अच्छा भी है नहीं थी, वरना आप कहते कि ये तो चम्मच वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना मैं चम्मच वाला हूँ ना आपको चम्मच वाला बनने दूंगा। आपको भी मान सम्मान की जिंदगी मिले, आपको भी रोजगार मिले, आपकी भी ताकत बढ़े, इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आप मुझे बताओ क्या इस लड़ाई को हमें कामयाब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इस बात को? जब तक हम पे ताकत नहीं बनेगी, थाने कचहरियों में हमें पहुंचे हैं और इतनी बड़ी संख्या में 92 में 92 में हमारी एक बड़ी नेता जो है वो इसी हॉल में आई थी, आगरा के लोग भी लेके आए थे। अब उनको आप 92 में इस हॉल में लेके आए, फिर आपने उनको ताकत भी दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हॉल में तो मुझे ले आए हो, ताकत दोगे नहीं दोगे ये भी बताओ। देखो इस तरह समझो, क्रिकेट देखते हो ना, देखते हो उनसे, फिर उनके बाद सौरभ गांगुली साहब का, फिर उनके बाद सहवाग साहब का, फिर आया एक लंबे बालों वाला जिसने सारे पुरानों को भुला दिया और आज भी जिसका डंका बजता है भले ही आज उसके पास कुछ ना। उसके बाद आए कोहली साहब, फिर आए सूर्य कुमार यादव साहब और आजकल बहुत शुभमन गिल और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े नौजवान, और अभी एक और वो सूर्यवंशी आ गए और हमारा छोटा भाई रिंकू। और आप बताओ, जब तक आप मौका नहीं दोगे उसको प्लेइंग 11 में नहीं लाओगे, 15 में बिठा के रखोगे, 20-21 में बिठा के रखोगे, उससे पानी पिलवाते रहोगे, बल्ले उठवाते रहोगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है? अभी तो 1 ही साल हुआ है। याद रखना, इन 5 साल के पूरे होने से पहले आपकी जिंदगी में रोशनी लाने का इंतजाम हम सब लोग करेंगे। मेरी बात का मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं, जब तक हम लोग बाबा साहब के रास्ते में नहीं चलेंगे, यानी कि शिक्षित नहीं बनेंगे,
संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, पार्टी के नेताओं से कहता हूं, भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर छीनना चाहते हो अधिकार तो जिस तरह से पेट पालने के लिए 8 घंटे काम करते हो, रोज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भी 2 घंटे 1 घंटा काम करो, क्योंकि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस बात को भी समझने का प्रयास करो। हमारी आबादी बहुत है, 85% लोग हैं हम लोग, लेकिन 85% होते हुए जुल्म सह रहे हैं क्योंकि जागरूक नहीं है, एकजुट नहीं है। जैसे मुस्लिम समाज की आबादी 20% के लगभग है, फिर भी रोज धार्मिक नारे लगाओ वरना मार खाओ, रोज धार्मिक नारे लगाओ वरना मार खाओ। और विवाद मुस्लिम भाइयों को पीटने का, परेशान करने का काम किया। और ये बेचारे उन नेताओं की तरफ देखते हैं जिनको आगे बढ़ाते आए, ताकत देते आए, कुर्सी बिठाते आए, और वो नेता ये उनकी तरफ देखते हैं और वो दूसरी तरफ देखते हैं। उनको पता है कि ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये पीठ कभी हमारे पास ही आएंगे तो इनके आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं मानता। मैं इनको कहना चाहता हूं, थोड़ी सी हिम्मत जुटा लो, मन पक्का कर लो, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर दोबारा किसी नेता की जरूरत पड़ जाए तब फिर मुझे कहना। पिछले कुछ दिनों में अपराध की बाढ़ आ गई है, आगरा में भी सुन रहा हूं, जो आगरा हमारा किला था वहां भी बारात रोकी जा रही है। दिल में बड़ी तकलीफ थी, कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, दिल में तकलीफ थी। हर दिन इंतजार कर रहा था कि आगरा का दिन कब आएगा, आगरा का दिन कब आएगा। आज आगरा का दिन आया है। ये बात आपके कानों में हर समय गूंजनी चाहिए। और भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद। संवैधानिक तौर पे काम करेंगे।